भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके एक सिग्नेचर ने देश को लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ धकेल दिया। एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री के दबाव में आकर हस्ताक्षर कर दिए और देश ने 2 साल तक वो काला दौर देखा। और ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया और लोगों का प्रकोप झेला। लोगों ने उन्हें टाइटल तक दे दिया कि ये मोस्ट हेटेड प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाले प्रेसिडेंट हैं हमारी तरफ से। ये जनता जनार्दन ने आदेश दे दिया। कौन थे ये, क्या था सारा मसला, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों, बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बताऊं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है। अब तक 72 वीडियोस आ चुकी हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सा सहयोग करें। आज का टॉपिक है दैट इज़ पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 12 द प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं फटाफट। लास्ट आपको होमवर्क क्वेश्चन के साथ छोड़ा था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन। द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ द 5 years फ्रॉम द डेट, कि राष्ट्रपति 5 साल तक पद पे रहते हैं। फ्रॉम द डेट ऑन विच, किस डेट से, जिस दिन वो अपने ऑफिस में चले जाएं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे थी। सी वॉज द आंसर, विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। RAS प्री 1996 का क्वेश्चन था ये। सी इज द आंसर। 56(1) इज द ऑप्शन। अब ये देखिए कि 5 साल की टर्म है जब से वो एंटर कर जाएं। Question number 26 and first one of our this session. To whom does the President of India address his resignation? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? देखिए, जो दोस्त नए आए हैं उनको मैं बताऊं कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, इसको अच्छे से देखें। 20-20 मिनट की 2 वीडियोस के अंदर मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लैरिटी से दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा रेलिवेंसी से देख पाएंगे और क्विकली सॉल्व कर पाएंगे खुद अपने लेवल पे। आई एम 100% श्योर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर नहीं भी देखेंगे फिर जस्ट इसको सुनिए, स्टिल आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा, बिकॉज मैं रिवाइज साथ साथ करवा रहा हूं वो एक्सप्लेनेशन को। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट। सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसको देते हैं भाई इस्तीफा? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। IAS प्री 2009 का क्वेश्चन था। आर्टिकल नंबर 56(1)(a) के तहत प्रेसिडेंट हैं जो एड्रेस करते हैं अपना रेजिग्नेशन, दैट इज टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन शेल फॉरविद बी कम्युनिकेटेड by him to the speaker of the हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल कौन है? दैट इज लोकसभा। तो उनको लोकसभा को भी के स्पीकर को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आर्टिकल 56(2) के तहत वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देंगे और लोअर हाउस मतलब लोकसभा उनके स्पीकर को भी इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। टू whom does the president of India submit his resignation? किसको इस्तीफा देते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन एंड आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज बी इज योर आंसर। झारखंड पीसी 2013 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, कौन इनको अपने इनके पद से हटा सकता है? ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी लोकसभा, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या डी पार्लियामेंट। सो देखिए, आर्टिकल 61 की हमने बात की थी एंड ये बिहार PCS में 2 बार आया है भाई, 39th और 47th के, 1994 एंड 2005। एंड डी इज द आंसर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 56(1)(b) के तहत प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इंपीचमेंट। इंपीचमेंट किस चीज़ की? इंपीचमेंट का मतलब मैंने बताया था कि फॉर्मल वर्ड है, मतलब पद से हटाने के प्रोसेस को इंपीचमेंट कहा जाता है। ये राष्ट्रपति के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करें, उल्लंघना करें। एंड द प्रोसेस ऑफ द इंपीचमेंट कैन बी स्टार्टेड बाय द ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 61। जो आर्टिकल 61 में प्रोविजंस दिए गए हैं उसके तहत राष्ट्रपति के खिलाफ जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो लोकसभा में स्टार्ट हो जाए या राज्यसभा। एट ए टाइम दोनों में स्टार्ट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। तो इसलिए जब एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन आए ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी ईदर हाउस या डी बोथ हाउसेज, तो बोथ हाउसेज आंसर नहीं है। ईदर हाउस और बोथ हाउसेज हैं तो आप ईदर को टिक करेंगे, ठीक है। और अगर ईदर ऑप्शन नहीं है तो आप बोथ को टिक करेंगे कि भाई किसी में भी या दोनों में भी स्टार्ट हो सकता है। इट मीन्स एट ए टाइम एक में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? राष्ट्रपति को
किस आर्टिकल के तहत हटाया जा सकता है? 61 नंबर, 61 नंबर याद हो गया होगा। जैसे ही 6 मारा उसके आगे ऐसी उंगली आ गई कि आप बोल्ड हो गए, छक्का नहीं लगा आपका, तो ये याद रहेगा 61 इम्पीचमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट? जो इंडियन प्रेसिडेंट है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, आर्टिकल नंबर 61, रिपीटेड क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2017 का। क्वेश्चन नंबर 31, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट? जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस है इंडिया का थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैज़ बीन लेड डाउन, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 61, छक्का मारा और आउट हो गए, दैट इज 61, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इवन बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म? राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है इवन चाहे उनका कार्यकाल खत्म ना हुआ हो, किसके द्वारा? ए, बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर, जो भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, जो सत्ता में है। बी, द बाय द प्राइम मिनिस्टर थ्रू इम्पीचमेंट। डी, थ्रू अ ट्रायल बाय द कोर्ट। क्या कुछ मुझे ऑप्शन देने की भी ज़रूरत है? आपको सब कुछ अच्छे से याद है। इम्पीचमेंट, 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 याद हो गया अच्छे से। अब चलते हैं आगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन थे वो राष्ट्रपति, क्या सारा मसला था, आपके एग्ज़ाम से कैसे इंपॉर्टेंट है रेलिवेंसी, और जो एग्ज़ाम के लिए नहीं जैसे वैसे देख रहे हैं तो उनको एक ज़बरदस्त देश के बारे में जानकारी। 33 नंबर, बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मे बी इम्पोज्ड ऑन द प्रेसिडेंट? कि कौन से हाउस के द्वारा इम्पीचमेंट राष्ट्रपति पे लागू की जा सकती है? दैट इज ए, हाउस ऑफ द पीपल, वही जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। बी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सी, बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा। डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। झारखंड पीसीएस 2003 का क्वेश्चन, एंड योर आंसर इज सी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किसके पास पावर है कि वो इस मोशन को स्टार्ट करें? ऑब्वियसली बात है भाई, हमने कर लिया है, दैट इज पार्लियामेंट। तो ये आपके सामने आ गया। आप देखिए यहाँ पे बोथ हाउसेस दिया है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर। तो यहाँ पे आइदर नहीं दिया है, एनी हाउस वर्ड नहीं दिया, तो बोथ पे भी टिक लगाएंगे आप। एंड दिस इज योर आंसर, ए इज द आंसर। यूपीपीसीएस के 2007 के एग्जाम में आया भाई ये। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस मकसद से, कैसे? ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन हटा सकता है भाई? बी, वाइस प्रेसिडेंट, एंड सी, स्पीकर। डी, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, एंड डी इज द आंसर। अब चलते हैं उस इंफॉर्मेशन के ऊपर। ये सरप्राइज ख़त्म हुआ और ये है आपके लिए, दिस इज, ये थे जी वो राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये सारा मसला क्या था उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये भी देख लीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है। लिंक्ड विद द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी से लिंक है 1975 की। टेस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट की, कि राष्ट्रपति की पावर क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। फ्रीक्वेंटली पूछा गया है एग्जाम्स में, डिफरेंट, चाहे वो पीसीएस है, एसएससी, रेलवेज है एंड ऑल। जब ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है ना दोस्तों, वहीं आप यकीन मानिए 80% स्टूडेंट रेस से एलिमिनेट हो जाते हैं। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो, एक कहावत बनी है भाई देसी में, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अंग्रेजी में सोफिस्टिकेटेड ढंग से बोलूं, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, कि अगर आपने इसको भी स्वाइप किया, इसको भी स्किप किया, इससे भी चल दिया, ये भी मटेरियल ले लिया, वो भी ले लिया, याद ये भी नहीं, याद वो भी नहीं। अगर आप टिका के एक चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को डीपली पढ़ें, प्रेसिडेंट जब पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट की जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ढंग से पढ़ ले। राष्ट्रपति का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपकी डोमेन से, आपके दायरे से बाहर नहीं होगा। आपके तर्कश में हर वो तीर मिलेगा निशाना लगाने के लिए। इसीलिए कहता हूं थोड़ा सा संयम, धीरज रखें, फिर देखिए उसके बाद मज़ा। नौकरी आपकी जेब में होगी, ये मेरी गारंटी है, गारंटी। देखिए क्या स्टोरी थी कि 25 जून 1975 को, ठीक है, पूरा देश सो रहा था भाई, हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। क्या लिया गया? राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति भवन में जाग रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वहाँ पहुँची और विद द प्रोक्लेमेशन सीकिंग इमीडिएट अप्रूवल, कि आपातकालीन की घोषणा कर दीजिए इमीडिएटली, आर्टिकल 352 के तहत, विदाउट वेटिंग फॉर अ कैबिनेट मीटिंग या कोई रिटन एडवाइस। होता क्या है कि राष्ट्रपति को, आपने पढ़ा पहले
कि भाई राष्ट्रपति को पीएम और उनकी काउंसिल वो एडवाइस देती हैं, फिर वो उसके ऊपर रिटन एडवाइस को लेके फिर वो उसके ऊपर काम करते हैं। रिटन भी ना तो एटलीस्ट मोरल तो ओरल तो दें, ये तो नहीं कि पूरी टीम में से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आए, कुछ ओरल बोला और आके उठा के साइन कर दिए, तो आप कठपुतली बन के रह गए, तो आप बिल्कुल बाउंड हो गए। फिर राष्ट्रपति चाहे आपको किसी मसले पे साइन करना भी पड़े, बट आपके पास पावर है कि आप थोड़ा उसको डिले टैक्टिक्स खेल सकते हैं ताकि आप सोच समझ सकें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तभी वो पद बनाया गया है। ऐसा नहीं हुआ। विदाउट वेटिंग फॉर अ कैबिनेट मीटिंग और द रिटन एडवाइस, प्रेसिडेंट साइन द प्रोक्लेमेशन, उन्होंने साइन कर दिया। बाय मॉर्निंग इंडिया एंटर्ड इट्स फर्स्ट इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी उस टाइम पे जैसे कुछ वर्ड थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कोई भी हो सकती है भाई, किसान धरने पे बैठ गए, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। स्टूडेंट्स ने मोर्चा निकाल दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। देश में मजदूर हैं, वो इकट्ठे हो गए, हमारा वेतन बढ़ाओ, तो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई। तो वो बड़ी एम्बिग्यूटी स्टेटमेंट थी, मतलब क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, तो उसको मिसयूज़ होना पॉसिबल था। तो बाद में अमेंडमेंट के द्वारा इस वर्ड को लाया गया, आर्म्ड रिबेलियन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। ये याद कर लीजिए कि आर्म्ड रिबेलियन कब वर्ड ऐड किया गया था। आर्म्ड रिबेलियन की जब हथियारों के साथ विद्रोह हो जाए, फौज विद्रोह कर दे या लोग हथियार लेके विद्रोह करें, तब क्लैरिटी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तो देश ने जब वो डार्क पीरियड देखा कि इंटरनल इमरजेंसी स्टार्ट हो गई, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए, प्रेस फ्रीडम है उसको उनको बहुत कट कर दिया गया। कुछ भी छपेगा तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उसको चेक करके देख के वो डिसाइड करेगी कि आप क्या छापोगे क्या नहीं छापोगे। तो प्रेस कहाँ की रह गई। हालांकि प्रेस ने भी आज के टाइम पे तो पूरा आतंक मचा रखा है भाई। ठीक है, आदि फर्जी न्यूज़, ठीक है, मसाला लगा के पेश करके, जी हाँ यही है, जी हाँ वही है, तो वो भी प्रेस का काम नहीं है। एंड पॉलिटिकल लीडर्स वर अरेस्टेड, पॉलिटिकल लीडर अरेस्ट हुए। सिंगल सिग्नेचर चेंज द इंडियन डेमोक्रेसी ओवरनाइट। रातों रात भारतीय लोकतंत्र, एक सिग्नेचर ने पूरा का पूरा लोकतंत्र बदल के रख दिया, तानाशाही की तरफ चल दिया। इस दौर में देखिए ऑयल क्राइसिस आया, जॉब्स की बुरी हालत हो गई, ठीक है, महंगाई मतलब एकदम आसमान छूने लगी। उसके बाद लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के स्टरलाइज किया गया। ये सारा मसला मैंने जब 1975 इमरजेंसी वाला जो टॉपिक करवाया था पुरानी वीडियोस में, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। फिर भी शॉर्ट में मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था कि जो 1971 की जब वॉर हुई, तो भाई देश लहूलुहान तो था ही। ठीक है ना, जब भी वॉर लगती है किसी भी दो देशों में, रशिया यूक्रेन लगा लीजिए, तो लॉस तो होता ही है अच्छा खासा, और उसकी कीमत पे करनी पड़ती है। जीडीपी बिल्कुल डाउन होने को आ गई, ऑयल क्राइसिस है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने सारे नेता हैं वो विरोध में खड़े हो गए हैं। जयप्रकाश नारायण जी जैसे मैंने बताया था कि उन्हें संपूर्ण क्रांति की घोषणा कर दी। तो जब कुछ कोर्ट में इंदिरा गांधी सरकार के ऊपर ये लगाया कि भाई इन्होंने जो इलेक्शंस जीते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हैं, और फिर इंदिरा गांधी सरकार ने जब देखा कि चीज़ें हाथ से स्लिप हो रही हैं, तो तब ये इमरजेंसी की घोषणा कर दी। तो सिर्फ एक एजेंडा को लेके और पूरे देश को ऐसे तहस नहस करना वो भी कहीं उचित नहीं था। आपका की क्या राय है, आप ज़रूर बताएं। इसीलिए जो इन्होंने जब ये राष्ट्रपति के पास गए और उन्होंने बिना देख के साइन कर दिए, तो इनको एक टाइटल दे दिया गया, यस मैन। यस मैन, उन्होंने मैम को यस कहा और इनको नाम मिल गया यस मैन, कि हाँ वाला आदमी है भाई, कोई किंतु परंतु नहीं। मैडम ने बोला यहाँ मोर ठोक दो, मोर ठोक दी और काम खराब हो गया। सो दिस वॉज होल थिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978, विच मेड इट मैंडेटरी दैट द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कि जब तक कैबिनेट जो मेन मंत्रिमंडल होता है, इंपॉर्टेंट सारे उसमें पोर्टफोलियोज होते हैं, वो सारे के सारे मिनिस्टर जब रिटन एडवाइस देंगे क्या, तब जाके राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषणा कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि जैसे ये इसमें मैंने आपको दिखाया था दिस वन, ये मंत्रिमंडल तो आया नहीं है साथ में, मैम आए धीरे से कान में बोला कि नहीं तो देखो जी आप भी पद पे नहीं रहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, फॉरेन ट्रिप्स आपके जो भी होते हैं वो हम नहीं पास करने होते हैं कि राष्ट्रपति जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जैसे पुराने किस्से में बताया था कि राजेंद्र प्रसाद जी के बहुत सारे ट्रिप्स जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कैंसिल कर देते थे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तो आज की डेट में देखेंगे द्रौपदी, ठीक है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे द्रौपदी मुर्मू मैम रही हैं, रामनाथ कोविंद जी रहे हैं उनके पहले वाले टेन्योर में, तो सबके सब ने अच्छे खासे फॉरेन ट्रिप्स किए हैं।
अपनी प्रेजेंस दिखाई है, उनकी भी एक इम्पॉर्टेंस होती है, खुद की भी और देश की तरफ से भी, कि भाई देश मिलजुल के चल रहा है, राष्ट्रपति और पीएम में तकरार नहीं है, चाहे पार्टी ऑपोजिट हो। सो ये होती है खूबी एक अच्छे प्रधानमंत्री की। तो इनके ऊपर दबाव डालने के जो टैक्टिक्स थे वो हर तरह के उन्होंने अपनाए और जाके 2 मिनट में साइन करवा लिए। और इनके एक्सप्रेशंस भी इस टाइम पे ऐसे हैं कि भाई, और उधर लोगों का प्रकोप आप देख रहे हैं, वाई मिस्टर प्रेसिडेंट, क्यों लगा दिया आपने इमरजेंसी, डेमोक्रेसी इन द डेंजर। सो ये सारा मसला हुआ। दोस्तों कैसी लगी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये ज़रूर बताएं। और 2-3 चीज़ें इसके अंदर और हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं शेयर करूं। एग्जाम के फैक्ट्स क्या हैं? 5वें प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति, ये 5वें राष्ट्रपति थे देश के। ओनली प्रेसिडेंट इन हुज टेन्योर ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी वर इन ऑपरेशन। मतलब इमरजेंसी ये तीनों ऑपरेशन में थी, एग्जिस्टेंस में थी। टर्म इनका टेन्योर कब था? 1974 से लेके 1977 तक। और यही अकेले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अपने टेन्योर के टाइम पे इनकी डेथ हो गई। आई थिंक 11 फरवरी डेट थी कि 1977 तब इनकी डेथ हो गई। तो एक ट्रिक से याद कर लीजिए कौन से थे। 1 सिग्नेचर, 1 नाइट, 1 इमरजेंसी। एमसीक्यू के लिए पॉइंटर क्या है कि कौन से ऐसे थे जिन्होंने प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी की थी, नेशनल इमरजेंसी की 1975 में, वो उसको साइन किया? फखरुद्दीन अली अहमद। दिस वाज ऑल फॉर दिस। दोस्तों सीरियसली बताइए कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दें, थोड़ा दोस्तों से बांटें ये मज़ेदार इन्फॉर्मेशन। और अब चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चंस पे। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 36। एट लीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ द प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रायर नोटिस चाहिए, ऐसा नहीं कि मन किया हाँ जी कहता आज चलो जी आज की चाय के साथ राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट स्टार्ट करें, चलो इम्पीचमेंट खेला जाए। ऐसा नहीं होगा भाई, इम्पीचमेंट नहीं खेला जाएगा ऐसे। 14 दिन का प्रायर नोटिस, ये 4 ऑप्शन है, 7, 14, 21, 30। ठीक है, तो 61(1) उसका क्लॉज 1 कहता है कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड टू गिव प्रायर नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 डेज। भी 14 दिन का कम से कम नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन तक राष्ट्रपति भी अपनी तैयारी कर लेंगे कि भाई ये कुछ चाल चल रहे हैं या कुछ मेरे खिलाफ कुछ काम हो रहा है, मैं भी अपनी तैयारी कर लूँ, ठीक है, अस्त्र शस्त्र लोड कर लूँ उसका सामना करने के लिए। आर्टिकल 61(2) कहता है इन द राइटिंग विच मस्ट बी साइंड बाय नोट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। मान लीजिए लोकसभा में ये प्रोग्राम चल रहा है, उसमें से 500 उस टाइम पे सीट हैं लोकसभा में, और 500 सीट में से 100 लोग ये कहते हैं कि भाई इनका इम्पीचमेंट किया जाए, उन्होंने ये रेजोल्यूशन, ये मता मूव कर दिया है। उस 100 का 1/4 एटलीस्ट मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि आगे लिखा है हु हैव गिवन देयर इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन, जिन्होंने इंटेंशन दी है हाँ जी हम सहमत हैं इनको हटाया जाए। 100 लोगों ने बोला, तो 100 में से 1/4 कम से कम प्रेजेंट हों, साइंड हो उनके, तब ये इम्पीचमेंट स्टार्ट होगी, मतलब 25 लोग अगर इस एग्जाम्पल के अनुसार। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इनमें से कौन सा है जो इलेक्टोरल कॉलेज है राष्ट्रपति का उसका हिस्सा है लेकिन इम्पीचमेंट का हिस्सा नहीं है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, एंड डी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माने विधानसभा। तो भाई कौन है जो चुनने के टाइम पे तो है लेकिन हटाने के टाइम पे उनसे नहीं पूछा जाता? तो वो है दैट इज डी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा तो है ही इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो ना चुनने के समय कोई रोल है ना हटाने के समय, ठीक है बाबू। उसके बाद डी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, IAS प्री 1996 का क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑन योर स्क्रीन। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। प्रोसेस है जो इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का, उसको कहा जाता है क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल मतलब कुछ आधा जुडिशियल है और आधा जुडिशियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, क्या है ये लीजिए आपके आगे ही आ गया, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, बी एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर, सी जुडिशियल, एंड डी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। एंड क्या है RS प्री, एक्सप्लेनेशन आपने ऑलरेडी देख ली है, दैट इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर।
नेक्स्ट इज द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन। अगर राष्ट्रपति की सीट वैकेंट हो जाए किसी भी कारण से, चाहे पद से हटा दिया गया है, चाहे डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन दे दिया है, तो कितने टाइम के अंदर अंदर भर जानी चाहिए? ए 90 डेज, बी 6 मंथ्स, सी 9 मंथ्स, डी 1 ईयर। यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? सच में आपको कंटेंट काम का लग रहा है, अच्छा लग रहा है? कुछ फीडबैक है आपकी, दें। कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप, कोई और एडिशन चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों से ज़रूर बांटें यार, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो मेरे भाई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।